समाज सेविका हैं। आपका जन्म 9 सितंबर को बीकानेर राजस्थान में हुआ। अनेक वर्षों तक शिक्षण से जुड़ी रहने के बाद अब वंदना जी पूर्णतः लेखन और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित है। आपकी प्रमुख कृतियों में से शुद्धि, कितने मोर्चे, ये इश्क है, तुम कुछ कह दो और कुछ कह देते कविता संग्रह इनका आ चुका है। तो बहुत बहुत स्वागत है वंदना यादव जी का। साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई है अर्चना चतुर्वेदी जी। आपका जन्म हुआ है 31 दिसंबर 1973। भाई ये बहुत गलत बात है कि आप इसमें डेट ऑफ बर्थ का ईयर भी लिख देते हैं। कहते हैं कि महिलाएं अपनी उम्र बताती नहीं है और यहाँ तो सार्वजनिक कर दी इन्होंने। चलिए, वरिष्ठ है तो अच्छा विवेक जी कह रहे हैं कि वरिष्ठ है तो अब चलता है क्योंकि दादी दादी बन चुकी हैं ये, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ये चलिए आप अनेक वर्षों मीडिया और दूरदर्शन और डीडी भारती के कार्यक्रम CNBC, CNN, IBN में काम का अनुभव प्राप्त कर चुकी हैं। स्वतंत्र लेखन और अनेकों सम्मान प्राप्त है। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं व्यंग्य संग्रह मर्द शिकार पर है। अब आप देखिए जरा नाम इनके उनके, मर्द शिकार पर है, घूरो मगर प्यार से, गली तमाशे वाली, कुछ दिल की कुछ दुनिया की, और हास्य कहानी संग्रह लव की हैप्पी एंडिंग, ख्वाहिशों के काफिले। तो बहुत बहुत स्वागत है अर्चना चतुर्वेदी। आकांक्षा पारे जी को अभी आप सभी लोग सुन चुके हैं। आकांक्षा पारे जी 3 सहेलियां, 3 प्रेमी, 72 धड़कनें, 73 अरमान, सामयिक प्रकाशन पिघली हुई लड़की, मैं और मेरी कहानियां, पलाश के फूल कहानी का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मंचन, ठिकाना कहानी पर लघु फिल्म का निर्माण और अनेकों सम्मान से आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक पैनलिस्ट आकांक्षा पारे जी। हमारे साथ विवेक मिश्र जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। समकालीन कथाकार हैं। आपका जन्म 15 अगस्त 1970 को बुंदेलखंड में हुआ। आपकी 3 कहानी संग्रह हनिया तथा अन्य कहानियां, पार उतरना धीरे से एवं एक गंगा तुम हो बहती हो क्यों, और एक चयनित कहानियों का संग्रह निशान चुनते चुनते शायद आपकी और मेरी किताब एक ही साथ मंच पर आई थी। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपकी कहानियों का बांग्ला और अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। कई पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं और एक पूर्णकालिक लेखक हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है विवेक मिश्र जी का। रैल्फ वॉल्डो ने कहा था कि गद्य लिखने की कला किसी चीज को उसके सही रूप में पुकारने की विधा है। तो आज हम गद्य के बारे में भी बात करेंगे और हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं। हमारे साथ यहाँ विवेक मिश्र जी हैं। तो पहला प्रश्न उनसे ही लेते हैं क्योंकि महिला शक्ति नवरात्र है, यहाँ ज़्यादा दिखाई देंगे तो इकलौते पुरुष हैं, तो पहला अवसर पुरुष को ही दे देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि जब महिलाएं बोलना शुरू करेंगी तो पता नहीं अवसर मिले या ना भी मिले। तो विवेक मिश्र जी से मेरा सवाल है कि जी बिल्कुल देना चाहिए, बनता है इतना तो, कि साहित्य की जैसे विधान है हमारा, गद्य है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज, कई सारे हमारे विधाएं हैं। तो लेकिन आपको वैसा कौन सी विधा आपको ऐसी लगती है जो कि जिसमें लेखक अपनी आंतरिक और बाह्य मनस्थितियों को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकता है और कैसे, किस तरह से? धन्यवाद। बिल्कुल, आज का जो विषय है उस पे हम आते हुए अपने आप ही उसका उत्तर मैं समझता हूँ मेरी बात में आपको मिलेगा। और जैसा आपने स्त्री शक्ति की बात कही, तो इससे पहले के सेशन में रंजीता जी ने, अंजू ने और आकांक्षा ने इतने अच्छी तरीके से बात कही कि बात मेरे कलम से निकले, आपसे निकले, बात अच्छी होगी तो दुनिया तक पहुंचे। और सेंसरशिप की भी बात यही है कि एक चुनाव हर व्यक्ति के भीतर होता है। तो लेखक के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि वो अपने पाठक पे भरोसा करे। पाठक कोई बच्चा नहीं है, किसी दूध पीते बच्चे के हाथ में कोई उपन्यास नहीं लगता, ना वो पढ़ता है। तो हमें अपने समाज पे, उसकी अपब्रिंगिंग पे भरोसा होना चाहिए। अब हम आते हैं आपके विषय पे।
कि देखिए, गद्य पे बात करने से पहले आपको मानवीय सभ्यताओं पे, संस्कृति पे, भाषा पे और फिर साहित्य की निर्मिति के इतिहास पे बात करनी पड़ेगी, तब आप गद्य पे आ सकते हो। गद्य कोई हवा में लटकी हुई चीज नहीं है कि आप सीधे उसे हाथ बढ़ाएंगे और पकड़ लेंगे। ये एक वृक्ष की तरह उगता है। कहां से उगता है? इतिहास से उगता है, जमीन से उगता है। इसको सालों की हमारी पीढ़ियों ने, पुरखों ने खाद पानी दिया है। आज हम जिस भाषा में गद्य लिखते हैं, हम जो भाषा बरतते हैं, क्या वो भाषा हमने बनाई है? नहीं, हमने वो पुरखों से उधार ली है। उसमें थोड़ा बहुत जोड़ने का काम हम करते हैं और अपने आप को लेखक कहते हैं या मानने लगते हैं। तो सबसे पहले गद्य में आते हुए मैं यही कहूँगा कि आपको साहित्य और भाषा के इतिहास पे जाना होगा। भाषा जो अकेले एक व्यक्ति नहीं बनाता, बल्कि वो भाषा की निर्मिति जो है वो एक सामूहिकता में होती है, एक सामाजिकता में होती है। एक शब्द में जो बोलता हूँ और एक शब्द जो आप सुनते हैं, अगर हम दोनों का संदर्भ एक नहीं होगा तो संप्रेषण हो ही नहीं पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक शब्द जो बोला जाए उसको सामने वाला उसी संदर्भ में ग्रहण करे और उसकी सामूहिकता बने, तभी भाषा का संप्रेषण संभव है। अब रही गद्य की बात, तो अगर हिंदी के गद्य की बात करें या हम किसी और भाषा की, तो गद्य में वो ताकत है और भाषा का वो समायोजन है जिसे हम गद्य कहते हैं, कि वह अपने में आप में अन्य तमाम विधाओं को आत्मसात कर लेता है। एक कहानी में, एक उपन्यास में आप देखेंगे कि कविता भी आ जाती है, शायरी भी आ जाती है, पत्र की विधा भी आ जाती है, डायरी भी आ जाती है, चौपाई भी आ जाती है। वो अपने आप में सब कुछ समा लेती है और वह गद्य ही रहती है, पद्य नहीं होती। अब अगर और किसी विधा में जाएं, हम पद्य में जाएं, पर कविता में अगर आप ऐसा करें और गद्य की भाषा ले आएं, तो वो सपाट बयानी होगी, वो एक अच्छी कविता नहीं होगी। क्योंकि कविता में हम क्या करते हैं कि भाषा के समानांतर भाषा गढ़ते हैं। कविता में अगर आपके पाँव में दर्द है और आप पाँव के दर्द को पाँव का दर्द कह रहे हैं, तो वो एक खराब कविता है, क्योंकि आप बिंब में बोलते हैं। गद्य में आप कविता भी लाते हैं, कविता की भाषा भी लाते हैं, फिर भी वो गद्य रहता है। इसीलिए साहित्य में उपन्यास को बड़ी विधा माना गया। और इसीलिए आपने जो सवाल पूछा कि मेरे लिए कौन सी विधा है, तो मैंने शुरुआत कविताओं से की, फिर मैं कहानी में आया और अंत में मैंने भी उपन्यास में शरण ली, क्योंकि उपन्यास मेरे को वो विस्तार देता है, वो फलक देता है। मेरे अपना उपन्यास जो डोमिनिक की वापसी आया, उसमें करीब 10 बड़े कवियों की पंक्तियां आती हैं। कोई पात्र है जो किसी कवि से बहुत प्रभावित है और वो अपनी बात बिना उस कविता के नहीं कह पाता। आपने ऐसा समाज देखा होगा, गांव में ऐसे पात्र देखे होंगे कि उनकी बात जो है वो तुलसी की चौपाई के बिना, रामायण की चौपाई के बिना पूरी नहीं होती। तो उपन्यास आपको ये सुविधा देता है, ये विस्तार देता है, ये फलक देता है कि आप उसमें अन्य भाषाओं को समाहित कर सकें और तमाम चीज़ों को जोड़ सकें। अब इसमें मैं एक चीज़ बहुत ध्यान से कहना चाहता हूँ कि यहाँ मैं एक विस्तृत और वास्ट विधा कह रहा हूँ, मैं गद्य को श्रेष्ठ विधा नहीं कह रहा हूँ, वो एक अलग बहस है। श्रेष्ठता एक अलग सब्जेक्टिव मैटर है। एक कविता बहुत खराब कविता हो सकती है और एक कविता अपनी भाषा की बहुत अच्छी और प्रतिनिधि कविता भी हो सकती है। अब क्योंकि गद्य में आप सिर्फ कहानी और उपन्यास को नहीं लेते, आप कथेतर गद्य की बात भी करते हैं, आप संस्मरण की बात भी करते हैं, डायरी की बात भी करते हैं, यात्रा की बात भी करते हैं, वृतांत की बात भी करते हैं, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, पत्र लेखन, ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जो हम गद्य में समा लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक कवि की असली कसौटी तब होती है जब वो गद्य लिखता है। और मेरी विधा वाकई कविता से निकल के जब मैं उपन्यास में आया तो वाकई समझ में आया कि बहुत बड़ी कसौटी है और बहुत मेहनत मांगती है, बहुत रिसर्च मांगती है, तब आप एक उपन्यास तक आ पाते हैं। धन्यवाद।